सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। ये जवाबी जलसा भी है। कई साथियों का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए, या कुछ नौजवान साथियों ने मुझको मिलकर कहा कि आसिफ भाई करारा जवाब देना। मैं सोच रहा था कि जवाब किसको दिया जाए। जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो बराबरी का हो। जवाब उनको दिया जाता है जो बराबरी का हो। जवाब उन लोगों को नहीं दिया जाता जो बराबरी का नहीं हो। लेकिन मैं आज आप लोगों से जवाब को थोड़ा थोड़ा कट मारेंगे, थोड़ा थोड़ा। आज कट तो सबको लगने वाली है, उसके अंदर दो राय नहीं। यहां पर इस मजमे के अंदर मैं ये बात महसूस कर रहा हूं कि 70% मेरा अपना चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, मेरी पार्टी को चाहने वाला, 70% मुझे मेरे गरीब साथी नजर आ रहे हैं। चाहे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 70% मुजाफात में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले साथी मुझे नजर आ रहे हैं। ये शहर की सियासत किस रुख पर जा रही है, ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है, ये शहर की सियासत किस रुख के ऊपर जा रही है, किस रास्ते के ऊपर जा रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा बोल रहा हूं कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये बात आप लोगों ने कब महसूस की? आपने महसूस की या नहीं की? लेकिन मैंने महसूस किया हूं जब कोरोना की वबा आई, लॉकडाउन हुआ, पूरा शहर बंद हो चुका, कारोबार बंद हो चुके, और जब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, जब हमको महसूस हुआ, एहसास हुआ कि ये शहर कितना गरीब है। कोई किसी की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। जो दिलदार थे, जिनको कौम की हमदर्दी थी, जो गरीबों का साथ देना जानते थे, खामोशी से घर घर पहुंचाकर मदद करने का काम इस शहर ने किया। कई लोगों के वहां घरों में खाना नहीं था, शर्म आती थी कुछ लोगों को। पक्के मकानात के अंदर रहने वालों की भी हालत ये थी कि उनके पास रुपया पैसा खत्म हो गया था, शर्म से वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते थे। उस वक्त भी हमारा शहर खड़ा हुआ उनकी मदद की खामोशी से। ए बेटा खामोश, ए इधर खामोश है भैया। ये शहर खड़ा हुआ और मदद की। क्या वजह है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जो गरीबों की आवाज बनकर उठेगा, जो गरीबों के लिए आवाज उठाएगा, उसको असेंबली का इलेक्शन हरा देने का काम किया जाता। जो गरीबों की आवाज बनकर उठता, आप लोगों के लिए लड़ने वाला, आपके मसाइल के लिए लड़ने वाला, आपके हक के लिए लड़ने वाला, उसको शहर के अंदर असेंबली का हार का सामना करना पड़ता। तमाम ही मेरे गरीब भाई, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, इस शहर के बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, इस शहर की मां बहनों से कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, साजिश, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और उन लोगों की प्लानिंग थी कि अगर शेख आसिफ दोबारा छूटकर आएगा तो शेख रशीद साहब के परिवार से एक मंत्री बन जाएगा और इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा। इसके लिए असेंबली हरा दिया गया कि आप ऊपर नहीं आ सके, आपकी आवाज बनकर कोई आगे नहीं आ सके, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं आ सके। इसके लिए मुझे असेंबली का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। जो बेवकूफ लोग कि मुझको बोल रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि मैंने हिम्मत हार दिया, रातों को नहीं सो रहा था। अबे वो हिम्मत वाले बाप की औलाद हूं कि दूसरे दिन पूछ लो गुरुवार वार्ड की आवाम से, आपके बीच में आया था या नहीं?
हमारा परिवार, ये अलग बात है, मेरी पार्टी अलग है, मैं राष्ट्रवादी में चला गया और मेरे परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि मैं पार्टी छोड़ दिया तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जहां मेरे परिवार के ऊपर, जातियात के ऊपर हमला किया जाएगा, मेरे लिए पार्टी 2 नंबर पे रहेगी, मेरा परिवार 1 नंबर पे रहेगा। मेरा परिवार जरूर निकलूंगा जवाब देने के लिए। और उसके बाद मैं शहर में निकला इलेक्शन हारने के बाद भी, और ऐलान किया कि गरीबों के लिए जीऊंगा और गरीबों के लिए मरूंगा। यह ऐलान किया था और उसके ऊपर आज तक कायम हूं। मैं भेदभाव का राजकारण नहीं करता। अगर मेरे पास शहर का सबसे बड़ा अमीर भी आएगा कि तेरे से काम है शेख आसिफ, ये काम निकाल दे, तो उसके लिए भी ये शेख आसिफ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आज मैं आप लोगों से, मेरा सवाल है कि जज्बात में, मजहब के नाम पर और जज्बात के अंदर कौम मिल्लत की दुआई देकर असेंबली इलेक्शन के अंदर आपसे वोट हासिल कर ली गई। हैदराबाद से 2 बीजेपी के चाचा आए थे और जज्बाती बातें की, आपके जज्बात से खेलने का काम किया गया, वोट ले ली गई। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर वोट लेकर, मेरा सवाल आपसे है, इस शहर की आवाम से है कि मुझे बताओ कि हैदराबाद से 2 साल के अंदर चाचा जान आए, क्या आपसे कभी उन्होंने पूछा कि आप किस हाल में हो, लॉकडाउन के अंदर किस हाल में थे, आपके मसाइल क्या है, गरीब कैसा जी रहा है, उसके घर में खाने हैं या नहीं, उसके मसाइल हल हो रहे या नहीं, वो कौन सी मुसीबत में है, कोई आया नहीं। 2 साल गुजर गए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इस कुसुम्बर रोड के भी कुछ लोगों ने और इस शहर के अंदर कई लोगों ने बहुत जज्बात के अंदर काम किया। क्या कभी उन लोगों ने आपके मकान तक जैसे वोट मांगने के लिए लाए थे, क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 2 साल के अंदर आपकी गली के अंदर लाकर क्या आपके पूछने लगाए क्या कि आपका क्या मसला है, क्या आप कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो, क्या आपके वार्ड के अंदर क्या मसला है? कभी नहीं उन्होंने पूछा, ना उन्होंने लाया। लेकिन जरूर कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा और फिर आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दी जाएगी। फैसला आपको करना रहेगा। मैं आज भी चाह रहा हूं, आप मेरे हाथों को मजबूत करिए, आप मुझे इख्तियार सौंपिए, आप मुझे इख्तियार दो। मुझे तजुर्बा है, मैं कॉर्पोरेटर रहा, इस वार्ड से रहा जहां से तकरीर कर रहा हूं। मैं कॉर्पोरेटर रहा निहाल नगर से, 10 साल कॉर्पोरेटर का तजुर्बा। 2005 में मेयर रहा, 2.5 साल का तजुर्बा। 5 साल एमएलए रहा, उसका तजुर्बा। गली से लेकर मुंबई तक पूरा तजुर्बा मुझको है। और हुकूमत से कैसे फंड लाया जा सकता, कैसे विकास किया जा सकता, कैसे गरीबों के लिए स्कीम लाई जा सकती, मुकम्मल तजुर्बा है। आप मुझे इख्तियार सौंपो। हुकूमत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस महाराष्ट्र के अंदर है और शरद पवार साहब की क़यादत के अंदर हुकूमत चल रही है। गरीब भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, मुझे आपके लिए बहुत काम करना है। मैं आपके मसाइल समझ सकता हूं और समझता हूं। मुझे जब अफसोस होता कि कोई बहन, गरीब मेरी बहन जब आती और मुझसे दुआएं देती कि मेरे बच्चे को हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, सोनोग्राफी करने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, उसके बच्चों की तालीम के लिए पैसा नहीं है, कोई मेरा गरीब बुजुर्ग आता, मेरा नौजवान साथी आता, तो जब मुझे बहुत अफसोस होता कि काश अल्लाह ताला मुझको इतनी दौलत से नवाजता ताकि मैं गरीबों के लिए बांट सकूं। लेकिन जितनी हैसियत मेरे पास है, मैं उतनी हैसियत के मुताबिक मैं उनकी मदद तो जरूर करता हूं और किसी से भी करा देता हूं और मेरा परिवार भी खड़ा रहता है। ये मुझे बहुत जब अफसोस होता जब वो मेरे सामने हाथ फैलाने का काम करते। पर्दा डालना चाहिए, बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक ये छुपा के मैं रखूं? कब तक मेरे दिल के अंदर, मेरे सीने के अंदर इसको छुपा के रखूं मैं? कब आपका ज़मीर जिंदा होगा? कब आपके अंदर सोचने की सलाहियत आएगी?
कब आप बोलोगे, कब आप सोचोगे और सोच के फैसला करोगे? न तो मुझको बता दो कि मैं या मेरे परिवार के अलावा अगर आपको कोई नजर आ जाता है कि आपका दर्द और दुख समझ सकता है तो आप उसको चुन लो। लेकिन कब तक हम जज्बाती सियासत, कब तक हम मजहबी सियासत, कब तक हम बिरादरी के अंदर, कब तक हम मजदूर और सेठ के अंदर, कब तक हम लोग मसलक के अंदर बढ़ते जाएंगे? कुछ लोग आएंगे, आपको जज्बात पे लाएंगे, दुआएं देंगे, वोट ले ली जाती, लेकिन आपका क्या फायदा होता? ये मेरा आज आपसे सवाल है। अब आपको जवाब देना है। यकीनन मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं, दोबारा मुझको आपके सारे की जरूरत है। मैं लाचार हूं, जब तक आप सारा नहीं दोगे, जब तक मैं नहीं खड़ा रह सकता, ना मेरी पार्टी खड़ा रह सकती। आप मुझको सारा दे दो, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा बिरादरी को बाजू कर दो। अरे हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। एक मर्तबा बिरादरी को बाजू में कर दो, मसलक को बाजू में कर दो, गरीब और अमीर के अंदर बाजू में कर दो, मजदूर और सेठ में सब बातें बाजू में कर दो। एक मर्तबा आपने किसी के हैदराबाद के, क्या आपको ये मालेगांव शहर की सरजमीन का बेटे से मोहब्बत नहीं है? जो तुमने उसकी बात, हैदराबाद वाले की बात सुनकर वोट दे दिया, क्या आपको मोहब्बत नहीं है? जो आपने उसकी बातों के ऊपर अमल किया, जो बीजेपी के एजेंटगिरी कर रहे, उनकी बातों पर अमल कर लिया गया। मैं आपके पड़ोस के अंदर हजारखोली में रहता हूं, मैं इस शहर के अंदर रहता हूं, इस शहर के अंदर पैदा हुआ, इस शहर के अंदर मरना भी है, इस शहर के अंदर दफन भी होना है। क्या आप मेरे एक अपील के ऊपर आप मेरे साथ नहीं दो? एक मर्तबा मुझे मुकम्मल अक्सरियत मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी के अंदर दे दो। यकीन जानो इंशाअल्लाह आपको नौबत नहीं आने दूंगा कि आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा कि मैं नाकाम हो गया। इंशाअल्लाह पहले की तरह मजबूती के साथ काम करने की आज भी मेरे अंदर सलाहियत है और मैं वादा करता हूं कि आपके मसाइल हल करूंगा। सरकार हमारी अपनी, महाराष्ट्र की हुकूमत हमारी है। मैं मजदूर भाइयों से कहना चाहूंगा, इत्मीनान रखे। अगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर गया तो मैंने मेरे लीडरान से, मेरी पार्टी के जिम्मेदारान से वादा लिया हूं। क्या वादा लिया? कि मालेगांव शहर के अंदर पावरलूम मजदूर बोर्ड बनना चाहिए। क्या वादा लिया? अनसंगठित कामगार जिनको कानूनी दर्जा नहीं है, चाहे वो मेरे बहुत शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वाले, मेरे भंगार पर धंधा करने वाले बहुत नौजवान साथी है, उनके लिए वादा लिया बोर्ड बनना चाहिए। आपके बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, तालीम मिलना चाहिए, आपके परिवार के अंदर नौकरियां मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये तमाम ही वादा मैंने लिया हूं और इंशाअल्लाह जरूर मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह जरूर इसकी कोशिश करूंगा कि गरीबों के मसाइल हल करूं और आप लोगों के अंदर ऐसी स्कीम लाऊं कि आप लोगों के घरों के अंदर 2 पैसा सिल्लक रहे, इसकी कोशिश करने का वादा करता हूं। दोस्तों और साथियों, शहर के अंदर जातियात की राजकारण बहुत हो रहा है, सियासत हो रही है। मैंने याद है आप लोगों को, मैंने एक जलसे के अंदर कहा था कि पैजामे की नाली के अंदर 4 लोग लटक गए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में पैजामे वाले भैया ने भी नाली को ही काट दिया कि साला कब तक ये वजन उठाकर मैं चलूं, छुड़ा छुड़ा के थक गए, आखिर में काट दिया। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जो नाली कड़ी है वापिस उसके अंदर गांठ मार ली जाएगी और फिर लटका लिया जाएगा, फिर लटका लिया जाएगा। और मैं कोई तलवार से वार नहीं करता, मैं कोई बंदूक से वार नहीं करता, कोई मैं कंडे से वार नहीं करता, मैं कलम से वार करता हूं, कलम से। फिर रियाज अली साहब बोलता कांडोलिया भिंडोलिया, अभी तो रियाज अली से ही तुम पूर नहीं पाए, सेवा दल से ही नहीं पूर पाए। तेरी बात बहुत दूर है, बहुत दूर है। तहजीब की बात होती, तहजीब स्कूल के ऊपर तो खुद कब्जा कर लिए लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जख्मी शेर हूं,
अब वो शेख आसिफ आप मुझको मत समझो, वो शेख आसिफ मत समझो। ये शहर जानता है कि कहां की लूट मार की कमाई तुम्हारे पास है। और कुछ दिन गुजर जाने दो, कानूनी शिकंजा ऐसा कसूंगा कि तुम्हारी समझ बन जाएंगी, याद रखना। सब तैयारी चालू है, सब तैयारी चालू है। मुझको बोला गया, अंडसंड बोला गया पिछले जुमा को एक कंपाउंड वाले भैया ने, ना वो बहन में दिखता मुझे, ना बहन भाई में दिखता क्या? चलो मुझे बताओ, दिखता क्या तुमको? ना बहन में ना भाई में। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तूने मुझको छेड़कर बहुत अच्छा किया, देखो मुबारक हो। बहुत दिन तक कंपाउंड कानून के मुताबिक जिंदा नहीं रहता, रास्ता निकलता ही है वहां से। अबे तेरी सोच जहां खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। बेवकूफ, फ्लाईओवर ऐसे उतार रहा था क्या मैं वहां? फ्लाईओवर ऐसे उतार रहा था। $10,000 का भाव जमीन का, 1000 रुपये पे आ गया, मुझे समझता है कैसी मार देना। कहां उतारना, कैसे उतारना सब समझता है। और अब तेरे परिवार के ऊपर कितनी केसेस हो गई उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास आ चुका। अब इत्मीनान से बैठ, तू जरा बैठ, अब इत्मीनान से। रात में ऑफिस के अंदर लाइट हम नहीं बंद करते, समझ जाओ। ऑफिस के अंदर रात में लाइट हम नहीं बंद करते। मुझे पता है कितने बजे कौन आता और लाइट बंद होता, वो भी मुझको पता है। मैंने सुना कि ये रोड के ऊपर जातियात पर बोला गया। सरकारी सर्वेंट, पता है आपको, उसको अपनी प्रॉपर्टी, उसकी कितनी ज्यादा है, जमीनें है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, सब डिक्लेयर करना पड़ता। इतना रुपया आया कहां से आया? मेरी जबान तो और नीचे उतर सकती है, लेकिन मैं मेरी जबान से बोलकर मेरी जबान को गंदी नहीं करना चाहता। अगर बोला तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। जितना जनता दल वाले ने जो खराब नहीं बोला था इस वार्ड के ज़िमनी चुनाव में, उससे ज्यादा खराब बोल सकता हूं। लेकिन इतना इशारा जरूर कर रहा हूं कि एक सर्वेंट के ऊपर कितनी केस होना चाहिए, कितनी 353 होना चाहिए, कितनी 307 होना चाहिए, कितनी मार ठोक की, फ्रॉड की, 420 की कितनी केस होना चाहिए। अब मैं सरकार से पूछूंगा कि तुम बता दो कि केस वाला आदमी चलेगा या सर्वेंट कौन रह सकता है? इसका जवाब मैं तेरे से नहीं बल्कि हुकूमत से मांगूंगा। सरकार से मांगूंगा, तेरे से नहीं मांगूंगा। आज तक मैं खामोश रहा, मोहब्बत से रहा, सलाम दुआ बरकरार रखा, मेरी तहजीब बरकरार रखा। असल में उसको सल्लागार अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। मुझे बताओ, कोई शख्स को शहीद अब्दुल हमीद रोड से इलेक्शन लड़ना है और तुमसे दुश्मनी ले रहा है। मैं तो समझता हूं अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। कारपोरेशन के इलेक्शन के वक्त अगर उसने हमारी जातियात पर बोला, मैंने बोला हुआ आपको कि शहीद अब्दुल हमीद रोड हमारा अपना परिवार है, और उसने परिवार को जातियात पर बोला, उसका जवाब ये शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान बुजुर्गों और माँ बहनों को देना होगा, माँ बहनों को देना होगा। एक इजलास हुआ चारे वाली बाई, वो भी अलग फॉर्म में, उनका फॉर्म कुछ रुक ही नहीं रहा है। मैडम पीछे, शोहर आगे, चल रही गाड़ी कहीं भी, मैं देख रहा था इधर भी उधर भी। मैंने कहा अच्छी बात है, हमारा मुल्क जमहूरी है, सबको आजादी है, पार्टी बढ़ना चाहिए, पार्टी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मुझे भी अधिकार है, आपको भी है। लेकिन वो लोग भ्रष्टाचार की बात ना करें जो इस शहर के अंदर, तुम्हारा इस शहर के विकास के अंदर कोई योगदान नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है,
वो लोग ये शहर के अंदर भ्रष्टाचार की बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें। आपको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। आप कितने भी ताकतवर हो जाओ, ये दूसरे पैजामे में यही लटकने वाले, मैं आज बोल दे रहा हूं, बिल्कुल यही लटकने वाले हैं। अब कल क्या होगा पता है? आज का जलसा हमारा खत्म। कल एक सुलह कमेटी बनेगी आगरा रोड के ऊपर, रात के अंधेरे के अंदर बुलाया जाता। अबे बहुत बड़ा जलसा हुआ, अबे बहुत ताकतवर हो गया, अबे कुछ करना पड़ेगा। मशवरा शुरू हो जाएगा कल से, अभी से फोन चालू। अबे अगर अपन एक नहीं हुए तो शेख आसिफ कामयाब हो जाएगा, कुछ करो। कुछ लोग तो दावा करते बोले शेख रशीद खानवदे की सियासी मौत करना इस कारपोरेशन के अंदर। मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब मेरा अल्लाह हमको अगर अलग कर देगा सियासत से, तो जब ही हमारी मौत हो सकती है, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। कितनी भी मीटिंगें बुलाओ, कितनी भी साजिश रचो, कितनी भी कमेटी बनाओ, कोई अधिकार नहीं है। शहर ने अब समझ चुका है, यह शहर जान चुका है, यह शहर धोखा खा चुका है, अब धोखा खाने वाला नहीं है। 3 हो गए ना, अभी हजरत बाकी है ना, उनको तो सिर्फ टच करा। हजरत बाकी है ना, बोलो ना। 3 ही हुए ना अभी तक, 3-4 हो गए अभी आखिरी। हमारे शहर के एमएलए साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, कभी आगरा रोड के खड्डे के पास इंटरव्यू, कभी घर के अंदर बैठकर इंटरव्यू। ये शहर के अंदर हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको रुकावट सरकार के अंदर फंड नहीं लाने दिया जा रहा। अरे बाबा, मालेगांव शहर की आवाम ने तुमको एमएलए बनाकर भेजी या मुझको एमएलए बनाकर भेजी? ये शहर की आवाम ने आपको एमएलए बनाकर भेजी और उसके बाद इल्जाम हमारे ऊपर। या तो ऐसा करो, वायदा कर लो कि 2 साल में मैं नाकाम, ये शहर का कॉन्ट्रैक्ट काम करने का मुझको दे दो, ये 3 साल ये शहर को मैं चला लूंगा। अगर आप नाकाम हो गए तो कबूल करो, ये बुजदिली वाली बात मत करो, मर्दानगी वाली बात करो। ये बुजदिली वाली बात है कि शेख आसिफ काम करने नहीं दे रहा है। आप पिछले 5 साल फेल हुए, नाकाम हुए, दोबारा शहर की आवाम ने आपको मौका दिया, अब 2 साल गुजर गए, बोलते हमको सरकार की तरफ से फायदा नहीं मिल रहा, फंड नहीं मिल रहा, काम करने नहीं दिया जा रहा, हमारे काम को रुकाया जा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे अंधे भक्त लोग समझेंगे, मानेंगे तुम्हारी बात। ये शहर मानने वाली नहीं है, ये शहर मानने वाली नहीं है, कबूल करने वाली नहीं है। आपके अंदर सलाहियत नहीं है। आप अपनी नाकामी कबूल कर लो, शहर के आवाम को बोल दो कि मैं नाकाम हो चुका, मैं काम नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई, ये कबूल कर लो। लेकिन ये शहर को गुमराह मत करो। मुझे बताओ, आमदार कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब है ना? उसके बाद भी कोई भी काम हो, डायरेक्ट नहीं बोल देते कि नहीं मुझको काम नहीं करने दिया जा रहा। असल में बात यह है, यह बोलकर वो उनके लड़कों को आगे लाना चाह रहे हैं
और ये शहर की आवाम के सामने ये वो बोलेंगे, ऐलान करेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, लिख लो मीडिया वाले भी मेरी बात। जब ये शहर की आवाम इनसे हिसाब मांगेगी, 7.5 कारपोरेशन, 7 साल इनका एमएलए, ये शहर की आवाम हिसाब मांगेगी और हम मांगेंगे, तो ये क्या बोलेंगे कि मैंने कई लोगों को मेयर बनाया, कई लोगों को ओहदा दिया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते थे, नालायक निकले, मेरी बात को नहीं सुनते रहे, नालायक निकले। इस तरीके का ढोंग रचाया जाएगा इस शहर के अंदर और आप बोला जाएगा कि मैं मेरे लड़के को मेयर बनाना चाहता, आप इसको कबूल करो और मैं इससे काम लूंगा और शहर का विकास करूंगा। यह असल में इसके पीछे की हिकमत अमली है। यह हिकमत अमली है और मैं आज तुमको बोल रहा हूं, यह लड़ाई गठबंधन हो या ना हो, यह असल में पैसे की लड़ाई है, पैसे की बात। ये कितनी सीट तो इतना पैसा मिलेगा, अवैसी बिरादरान आएंगे, थैला लेकर आएंगे, वो भर के ना लेके चले जाए, इसके लिए तीसरे मास का दम दिया जा रहा। असल में हिस्सा बांटी अगर जब तक फिक्स हो जाएगी, उसके बाद ये कबूल ऐलान करेंगे हम ऐसा ऐसा करेंगे। जब तक हिसाब नहीं होगा, किसको कितना हिस्सा नहीं मिलने वाला है, ये फाइनल नहीं होगा, जब तक ये अपने पत्ते ओपन नहीं करेंगे, ये अपनी बात आवाम को नहीं बताएंगे। मैंने देखा कल पेपर के अंदर खबर, मेरी बात आज नोट कर, अखबार वाले ने ये नहीं लिखा कि हैदराबाद के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्यों गए। बोले मौलाना अरशद मदनी साहब का पैगाम लेकर गए। मुझे पता नहीं, उस मीटिंग के अंदर तो मैं था नहीं, ना इन्होंने पेपर वाले को बताया। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मौलाना, हो सकता मेरी बात गलत हो, मौलाना अरशद मदनी साहब ने शायद यह पैगाम भेजा होगा कि जाओ तुम्हारे लीडर को समझाओ, वो जो बीजेपी की चाचागिरी करने यूपी गया ना, उसको रोको। क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम होगा मौलाना का कि जाओ तुम्हारे लीडर को बोलो यूपी के अंदर चाचागिरी छोड़े, मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन रोकने के लिए तू यहां पर इलेक्शन मत लड़। यही पैगाम होगा दोस्तों, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ जो तस्वीर के अंदर दो उलमा नजर आ रहे हैं, शायद हो सकता है वो हैदराबाद के हो और वो भी मौलाना का पैगाम लेकर गए हो। या अवैसी बिरादरान अगर 100 सीट लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप 1 करोड़ से भी अगर सुपारी लिए होंगे तो 100 करोड़ की सुपारी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करने के लिए ली गई। यह हमको समझना है दोस्तों और साथियों। मैं आगे इलेक्शन के अंदर और आगे जलसे होंगे, प्रोग्राम होंगे, मैं जरूर आपके सामने आके वक्त वक्त के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं, राष्ट्रवादी भवन के ऊपर जो नौजवान 1 बूथ 11 यूथ का मेंबर नहीं बने वो बने, बुजुर्गों लोग वहां पर आए, मां बहनें आए। हम लोग कल से मां बहनों के लिए एक स्कीम का मैं ऐलान करने वाला हूं और हमारी लेडीज विंग वार्ड वार्ड तक जाकर हमारी मां बहनों के मसाइल को हल करेगी। मैं ये बात का ऐलान करता हूं और आखिर में शेख आसिफ साहब बरदान वाले, इखलाक शाह साहब, फारूक भाई गणेश नगर, शेख इब्राहिम साहब और तमाम ही शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात यही खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।